नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। अंचल आंचल आप देख रहे हैं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं रायपुर से, जहां आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का आम बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश करेंगे बजट छत्तीसगढ़ का। और आपको ये भी बता दें, बजट में होगा छत्तीसगढ़ के विकास पथ का रोड मैप। चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शायद सरकार का तीसरा बजट पेश करेंगे। इस बार बजट जो है वो छत्तीसगढ़ के विकास पथ पर आधारित होगा, साथ ही नई योजनाओं और वेलफेयर स्कीम्स पर फोकस रखेगा। आपको बता दें कि बजट को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि सरकार पहले ज्ञान की थीम पर बजट लाई, उसे आगे बढ़ाने के लिए गति के कॉन्सेप्ट को लाया गया। अब नई दृष्टि से बजट प्रस्तुत किया जाएगा। बजट में वेलफेयर स्कीम्स को आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही कुछ नई योजनाएं भी शामिल की जाएंगी। प्रदेश विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़े, इस बात का ध्यान रखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित रूप से हम एक थीम के साथ बजट को प्रस्तुत करेंगे और ज्ञान जो पहले बजट में प्रस्तुत किया गया था, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उसके कल्याण के लिए समर्पित बजट होगा। उसकी रणनीति पिछले बार गति थी, इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ हम आएंगे। उसको पूरा करने में सरकार की पूरी वित्तीय ताकत हमने पिछले 2 सालों में झोंकी है, अभी भी हम झोंके हैं। इसके अलावा ये सब वेलफेयर स्कीम है, आप सभी मानते हैं। तो ये वेलफेयर स्कीम भी लोकतंत्र में जरूरी होते हैं कि समाज के आखिरी तबके पर खड़े व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब आवासहीन हो, उन सब के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक होता है। तो उसको तो हमको लोकतांत्रिक दायित्वों के तहत, अपने मैनिफेस्टो के संकल्प पत्र के दायित्वों के तहत पूरा करना ही है। इसके अलावा जो शहर विकास है, कैपिटल सिटी को ग्रोथ कराना है, औद्योगिक नीति अच्छी लाकर उद्योगों का ग्रोथ कराना है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाना है, चाहे इस तरह की जो चीजें, चाहे मेट्रो की बात हो, इस तरह की चीजों को भी हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज आपको बता दें छत्तीसगढ़ का बजट पेश होगा और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। ओपी चौधरी आज का बजट जो है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी शायद सरकार का तीसरा बजट पेश करने जा रहे हैं। तो राज्य का बजट जो है 5700 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,65,000 करोड़ हो चुका है। साल 2026 और 27 में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच सकता है और 25 सालों में 25 गुना बजट बढ़ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रुपए है, जो प्रतिदिन लगभग 446 रुपए के बराबर है। मोनिका दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनिका, शायद सरकार का तीसरा बजट आज पेश होने वाला है, कितनी उम्मीदें आम जनता को, कैसा होगा ये बजट और क्या कुछ नया इस बजट में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए आज बेहद ही खास दिन है, जब आज छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ का बजट विधानसभा में पेश होगा और वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज इस बजट को पेश करेंगे। दोपहर 12:30 बजे नए विधानसभा में जो ये बजट है वो पेश होगा। काफी ज्यादा खास और अहम इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा यानी कि नवीन भवन में जो आज बजट है वह पेश होने वाला है। बजट को लेकर लोगों की कई प्रकार की जो उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्ञान से गति तक पहले बजट में, क्योंकि ओपी चौधरी ने ज्ञान से गति तक इस बजट को पेश किया था और उसके कई मायने बताए थे, जहां पे गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी वर्ग के लिए पिछले बजट में जो विशेष जो उन्होंने प्रावधान बताए थे, विशेष उनके लिए जो सौगातें बताई थी, तो कुल मिलाकर उस वर्ग का ध्यान तो इस ओर रहेगा ही। लेकिन उसके अलावा अगर बात कर लिए जाए तो और भी कई वर्ग ऐसे हैं जिनकी जो उम्मीदें हैं वो इस बजट से है। महिला, युवा, किसान और गुड गवर्नेंस पर जो प्रमुख फोकस है वो रहने वाला है और जिसके लिए जीएसडीपी की वृद्धि दर रहने का अनुमान भी लगाया गया है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो धर्मांतरण विरोधी कानून और किसानों से जुड़े कई ऐसी चीजें हैं
जिस पर सभी का फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ कर्मचारी अधिकारियों को क्या सौगातें मिलेंगी, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस बजट को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ की नजरें बनी हुई है। आज बजट का पिटारा खुलेगा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी आज बजट पेश करेंगे, तो सबकी निगाहें टिकी है और देखने वाला विषय ये होगा कि बजट पेश होने के बाद कितने वर्ग को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है वो खुश कर पाती है, कितने वर्गों की नाराजगी निकल कर आती है, और खास तौर पर ज्ञान से गति तक, यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता, इन वर्गों को फोकस में रखते हुए कितनी चीजों को जो बीजेपी है, सरकार है, वो बरकरार रख पाती है। जी समझ लेंगे। बजट जो है 25 गुना बढ़ा है, तो क्या आम जनता की आय और रोजगार भी उसी अनुपात में बढ़ी है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल होता है। बात 2000 की करें, जब राज्य बना था छत्तीसगढ़, उसके कंपैरिजन में 25 गुना ज्यादा बजट का आंकड़ा जो है वो बढ़ चुका है। देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले यानी कि 23 फरवरी को आर्थिक सर्वेक्षण बजट के एक दिन पहले पेश किए गए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर 11.57 रहने का अनुमान लगाया गया है, जो राष्ट्रीय औसत आय से अधिक बताई जा रही है। जिस तरीके से सारी चीजों पर काम किया गया है और अब बजट क्योंकि पेश होने जा रहा है, तो जो उम्मीद जो जताई जा रही है कि जीएसडीपी की जो दर है वो और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। वित्त मंत्री जब आज इसे पेश करेंगे विधानसभा में, तो कौन कौन सी चीजों पर उन्होंने फोकस किया है, किस चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट की रूपरेखा तैयार की गई है, और आने वाले समय में इस तरीके के मास्टर प्लान का किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार क्रियान्वयन करती है, वो देखने वाला विषय होगा। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का ये बजट होगा। आम जनता को बेहद उम्मीद है, क्योंकि मोनिका कहीं ना कहीं होती है, खासकर कि मिडिल क्लास जो है वो बजट से उम्मीदें लगाकर रखता है। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बात रांची की कर लेते हैं। झारखंड के चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया है। एयर एम्बुलेंस क्रैश होने से 7 लोगों की मौत हो गई है। रांची से दिल्ली जा रहा था विमान, टेक ऑफ के 20 मिनट बाद संपर्क टूट गया था। जांच के लिए दिल्ली की टीम पहुंचेगी चतरा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है। बड़ा हादसा ये हो गया है जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि परिवार के जो लोग थे इसमें मौजूद थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर, पायलट और मेडिकल स्टाफ मौजूद था और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। ये जो हादसा है वो सोमवार शाम लगभग 7:11 का बताया जा रहा है। जो उड़ान है वो 7:11 पर भरी और 7:34 पर एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेशन टूट गया था और थोड़ी देर बाद प्लेन जो है वो क्रैश हो गया। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा के बजट सत्र का सोमवार को 6वां दिन था। सदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कह दिया है कि सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष मनाने का फैसला किया है। कृषि के हर क्षेत्र के लिए योजना बनाई गई है। अन्नदाता को ऊर्जादाता और उद्यमी भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश को एग्री एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना बनाई गई है। भावांतर योजना से मंडी की रौनक लौटी है और सफलता के साथ योजना के परिणाम आए हैं। आगे उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार सरसों की फसलों पर भी भावांतर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कह दिया है कि मूंग की बजाय उड़द का उत्पादन बढ़ाने पर फोकस रहेगा। उड़द पर बोनस देने का काम सरकार कर रही है। सरसों के रकबे में 28% की बढ़ोतरी हुई है। सरसों के किसानों को प्रोत्साहन भी मिलने जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए हमने इस योजना पे काम करना प्रारंभ किया है और इसी आधार पर आगे जाकर के ये तिलहन का रकबा भी हमारे प्रदेश में बढ़े, इस पे हम काम कर रहे हैं। जब आज राज्य की औसत उत्पादकता की तरफ देखें तो हमने उसकी पात्रता अनुसार उसके भुगतान की सारी योजना बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सोयाबीन के समान जब इधर सरसों पे आगे बढ़ रहे हैं तो ये उसी प्रकार से एक बड़ी धनराशि देने के लिए भी हम किसान को तत्पर है, ताकि किसान की हर हालत में एमएसपी पे उसकी फसल का सही दाम मिले।
इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को महाकाल से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने 55 सालों में जो काम नहीं किए उन्हें उनकी सरकार ने बेहद कम समय में ही पूरा दिखाया है। आगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ क्या क्या समझौता किसानों के लिए फायदे के लिए बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस शासनकाल में सबसे ज्यादा कॉटन मिलों पर ताले लगे, जबकि एनडीए सरकार कृषि और उद्योग के साथ साथ दोनों क्षेत्रों को मजबूती दे रहा है। एआई समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कपड़े उतार कर प्रदर्शन करना गंदी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की हरकतें प्रदेश और देश की छवि को नुकसान पहुंचाती है। के समय हमारी कॉटन इंडस्ट्रियां बंद हुई थी, तमाम प्रकार की जिनिंग प्रेसें बंद हुई थी। आजादी के पहले जो मिल चल रहे थे, कांग्रेस की कुशासन के कारण उनके मजदूरों का भुगतान तक नहीं हुआ। हीरा मिल, विनोद मिल, उज्जैन का इंदौर टेक्सटाइल मिल, ये सारे मिलों में अगर ताले लगे तो कांग्रेस के शासनकाल में लगे और किसानों के साथ अन्याय करने की दृष्टि से लगे। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में किसान के हित में हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से काम करती रहेगी। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हलाली डैम क्षेत्र में लुप्तप्राय प्रजाति के 5 गिद्ध को प्राकृतिक आवास में मुक्त किया। इनमें 4 भारतीय और 1 स्नेरियस गिद्ध शामिल है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं भी की हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सरसों उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ और उड़द पर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। पक्षी संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश के वन विभाग ने WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से गिद्धों की गतिविधियों और निगरानी के लिए उपग्रह टेलीमेट्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लुप्तप्राय प्रजातियों के 5 गिद्धों को हलाली डैम जल क्षेत्र में मुक्त किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार सरसों उत्पादकों को भावांतर योजना का लाभ और उड़द पर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने चना, मसूर और तुअर के उपार्जन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भाव के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले, उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया। उज्जैन जिले के घटिया और नागदा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आए किसानों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना को त्वरित मंजूरी देने के लिए स्वागत एवं अभिनंदन कर आभार माना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया में शामिल हो जाने से उज्जैन, नागदा, खाचरौद, रतलाम सहित पूरे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। पंजीयन पर पॉलिटिक्स। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सियासत में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में लाडली बहना योजना को लेकर सियासी संग्राम देखने को मिला। योजना में नए पंजीयन नहीं होने और राशि बढ़ाने को लेकर विपक्ष भड़क गया। वहीं कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी कर दिया। वैसे सदन में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरोसा दे दिया है कि 2028 तक लाडली बहनों के खातों में 3,000 रुपए महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। लाडली बहना योजना पर सदन में हंगामा। नए पंजीयन नहीं होने पर विपक्ष गरमाया।
वर्ष 2028 तक 3,000 रुपए करने का विचार। कांग्रेस विधायकों का सदन से वॉकआउट। जन सरोकारों के मुद्दों में लाडली बहना योजना को लेकर भी कांग्रेस काफी मुखर रही है। सोमवार 23 फरवरी को बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक महेश परमार ने इसको लेकर प्रश्न लगाया, जिसके जवाब में मंत्री निर्मला भूरिया ने ये जानकारी दी। वर्तमान में 1,25,29,051 महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। लाडली बहना योजना के शुरू से अब तक 5,77,474 नाम काटे जा चुके हैं। शुरू में 1,31,06,525 पंजीयन हुए थे। जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो गई, उनके नाम काटे गए। लेकिन जैसे ही मंत्री निर्मला भूरिया ने जानकारी दी कि योजना में नए पंजीयन नहीं होंगे, विपक्ष भड़क गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। 2 से 3 सालों में लगभग 8 से 10 लाख प्रति लाडली बहनें बढ़ी, 1 वर्ष में तो 3 सालों में 30 लाख बहनें बढ़ी। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न था कि 60 वर्ष जिन बहनों की उम्र हो गई, उनके नाम काट दिए गए, उनका क्या होगा? आप सोचिए, वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा बहनों को आर्थिक व्यवस्था होना चाहिए, तो उसमें भी कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा 3,000 रुपए कब मिलेंगे, तो उसमें भी कोई जवाब नहीं। तो आप सोचिए, सत्ता विरोधी लहर 2023 में थी, सरकार बनी, शिवराज जी के 1000 वीडियो होंगे कि हम लाडली बहन को 3,000 रुपए देंगे। तो आप सोचिए कि जिस बहन ने सरकार बनाई, वो बहनें आज सिर्फ मुख्यमंत्री की सभाओं को सफल बनाने के लिए मंत्री डराते हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी स्पष्ट किया कि फिलहाल लाडली बहना योजना में नए पंजीयन नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि वर्ष 2028 तक हर महीने 3,000 रुपए कर देंगे। ये वही कांग्रेस है जिसने लाडली बहना योजना का विरोध किया था। हमने जो कहा वो किया। 1250 से बढ़ाकर अब लाडली बहनाओं को 1,500 रुपए मिल रहा है, और हमारी जो भी कमिटमेंट है वो पूरा होगा, कहीं कोई दिक्कत। बहरहाल कांग्रेस अपनी मांग के जरिए इसे महिलाओं का मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछली बार यही वह योजना थी जिसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेम चेंजर कहा गया था। बीजेपी फिर सत्ता में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। शुगर छोड़ दो, बहुत स्पीड में पतली हो। चलिए अब बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में एक ब्यूटिशियन के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण के दबाव का गंभीर मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी महिला अमरीन उर्फ महिरा ने उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका दुष्कर्म कराया है। पीड़िता की शिकायत पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं धार के ऐतिहासिक भोजशाला की, जिसे लेकर सोमवार को जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सबसे अहम बात यह है सामने आई है कि ASI की सर्वे रिपोर्ट पहले ही हाईकोर्ट के पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी थी और इसी में सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जा चुकी थी। हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह में दोनों ही पक्षों को दावे आपत्ति और सुझाव देने का समय दिया है। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। उच्च न्यायालय में धार भोजशाला को लेकर प्रकरण की सुनवाई हुई थी, जिसमें 5 केसेस कनेक्टेड थे। उसमें से हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से एक पिटीशन दायर की गई थी, जिसमें 98 डेज का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया था। उसके सर्वे की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है और न्यायालय द्वारा दो हफ्ते बाद की एक तारीख तय की गई, जिसमें अंतिम बहस के लिए तारीख दी जाएगी। 24/7/2024 को यह रिपोर्ट ऑलरेडी पोर्टल पे डाल दी गई थी। फिर जज साहब ने देखा कि ये जो रिपोर्ट डली है इस पे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन, कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने आगामी जो 16 मार्च दी है उस तारीख तक दोनों पक्ष, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष को स्पष्ट कहा कि किसी प्रकार के कोई दावा, आपत्ति या कोई आइडियाज हो वो आप दे और फिर 16 मार्च को हम उसकी सुनवाई करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INS 24/7 के साथ, दीजिए इजाजत। नमस्कार।